अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लास्ट वाला लेक्चर है। मतलब लास्ट वाले लेक्चर से ये मुराद है कि आज वाले लेक्चर में जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है उसके लास्ट वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर फर्दर लेक्चर्स होते हैं आपके मिड टर्म से पहले, तो उसमें या तो मैं आपका फीस लूँगी या फिर जो आपके टॉपिक्स आपको समझ नहीं आए, जिनमें आप और क्लैरिटी चाहते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक था सोशलाइजेशन, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। ये हम थेरीज पढ़ रहे थे कि सोशियोलॉजी में जो सोशलाइजेशन का टॉपिक है, उस पर किस किस थेरिस्ट ने क्या क्या हमें थेरीज दी हुई हैं। तो ये लास्ट वाला थेरिस्ट है एरिक्सन। इसने जो ज़िंदगी के स्टेजेस है, जो डेवलपमेंट है, कि कैसे इंसान बचपन में फिर थोड़ा जवान होता है, फिर टोडलरहुड की तरफ जाता है, फिर अडल्टहुड की तरफ, और कैसे फिर इंसान ओल्ड एज की तरफ जाता रहता है। हर स्टेज में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं और इसमें डिफरेंट इंसान के थॉट्स होती हैं। जो फर्स्ट वाली स्टेज है वो इन्फेंसी स्टेज है, जिसमें इंसान का जो मेन एजेंडा होता है, जिसमें उसको चैलेंज होता है, वो ट्रस्ट का होता है। इसमें 1 से 4 साल तक के बेसिकली बच्चे इंक्लूड होते हैं। ये वो वाले बच्चे इंक्लूड होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी माँ उनको हर वक्त नज़र आती रहे, वो अपनी माँ के अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते। इसमें उन्हें ट्रस्ट और मिस ट्रस्ट का उन्हें चैलेंज होता है कि वो किन पे ट्रस्ट करे और किन पे ट्रस्ट ना करे। जो आपकी सेकंड स्टेज है वो टोडलरहुड है। उसमें आप अपनी एक पहचान ढूंढते हो, आपको डाउट होता है, क्लैरिटी नहीं होती अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपने रिलेशंस के बारे में। और इसके साथ जो सेकंड वाला फैक्टर होता है वो होता है शेम का। जबकि आपकी जो थर्ड स्टेज है वो प्री स्कूल है, कि स्कूल में जाने से पहले, जब बच्चा आजकल 4 साल का जो बच्चा होता है वो स्कूल जाने लग जाता है, तो ये वो वाली स्टेज होती है जब इंसान 3.5 साल का या 3 साल का होता है। तो इसमें जो होता है, इसमें बेसिकली गिल्ट का एलिमेंट होता है कि इंसान कैसे गिल्टी होता है, कैसे उसे गिल्ट फील होता है अपने उन कामों पे जो उसने अपनी पिछली स्टेज में किए होते हैं। जो फोर्थ वाली स्टेज है वो आपकी प्री अडोलसेंस है। मतलब आप अडोलसेंस से पहले क्या होते हो। इसमें जो होता है बेसिक जो एलिमेंट होता है वो इन्फीरियोरिटी का होता है, कि जो बच्चे होते हैं वो इंफीरियर फील करते हैं कि हमें अपने बहन भाइयों से ज़्यादा हमें पहचान मिले, हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले। तो इंसान दूसरों के मुकाबले में अपने आप को इंफीरियर तस्वर करने लग जाता है। तो इस स्टेज में इंफीरियोरिटी का जो मेन होता है चैलेंज, वो बच्चों को पेश आता है। देखिए, जो इसकी 5 वाली स्टेज है, उसमें इसने अडोलसेंस का बताया हुआ है कि जो मेन चैलेंजेस होते हैं बच्चों को, उनमें सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी का होता है, कि बच्चे वो स्कूल में और घर में वो काम करने की कोशिश करते हैं कि जिनसे उनको उनकी पहचान मिले। मतलब वो दूसरे अपने बहन भाइयों की निस्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी मिले, उनकी अलग से पहचान भी हो और उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाए। तो इनमें ज़्यादातर वो एक तो होता है कि उनको अपनी आइडेंटिटी मिले, और दूसरा इसमें कंफ्यूजन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जो सिक्स स्टेज है वो यंग अडल्टहुड है, कि जब बच्चा बिल्कुल जवान होने से पहले वाली स्टेज पे होता है। इसमें जो मेन चैलेंज होता है वो आइसोलेशन का होता है, कि बाजुकात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आइडेंटिटी को और जो कंफ्यूजन की वजह से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, या फिर बच्चे ज़्यादा अपनी फैमिली के अंदर ज़्यादा ज़्यादा उनके साथ अटैच हो जाते हैं, या तो वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं या वो बिल्कुल अटैच हो जाते हैं। 7 वाली जो स्टेज है वो मिडल अडल्टहुड है, जिसमें जो बेसिक चैलेंज होता है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन का होता है। इंसान डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करता है कि मेरे पहले वाले कामों में, मेरे अब वाले कामों में क्या डिफरेंस है। जो लास्ट वाली स्टेज है ओल्ड एज, इसमें इंसान फिर से वो बच्चा बनना शुरू हो जाता है, और इसमें जो मेन चैलेंज होता है वो इंटेग्रिटी का है। एरिक्सन की ये 5 to 8 स्टेजेस हैं। इसमें बेसिक जो बात आपके लिए समझाई है वो ज़िंदगी की डेवलपमेंट को, हर स्टेज को एक नाम दे दिया गया है, और चैलेंजेस का बताया हुआ है कि हर स्टेज में इंसान को कौन कौन से चैलेंजेस पेश आते हैं। इस पे जो क्रिटिक किया गया था, जो इस पे क्रिटिसाइज किया गया था, वो ये था कि जो ये थेरी है, इसने ज़िंदगी के एक लाइफ साइकिल को देखा था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता सक्सीड कर रहा था वन स्टेज पे, और हमें अगले चैलेंज की तरफ, हमें अगले चैलेंज के लिए हमें प्रिपेयर कर रहा होता था। जैसे इधर लिखा हुआ है, दिस थेरी व्यूज पर्सनैलिटी
as a lifelong process and success at one stage prepare us for the next stage। मतलब अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट स्टेज के चैलेंज को सक्सेसफुली फेस कर लिया है तो वो उस फर्स्ट वाली स्टेज इंसान को सेकंड वाली स्टेज के लिए प्रिपेयर करेगी। इस पे जो क्रिटिक था वो ये था, नॉट एवरीवन कन्फ्रंट्स दी चैलेंजेस इन द सेम ऑर्डर। कह रहा है कि ये चैलेंजेस इंसान को होते तो हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे को अगर आइडेंटिटी का चैलेंज एक स्टेज में आए तो बाकी बच्चों को भी एक ही हो। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो चैलेंजेस का ऑर्डर होता है वो स्टेजेस में डिफरेंट हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम चैलेंजेस सेम बच्चों को हो, इसलिए डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं हर स्टेज में। नॉट क्लियर इफ फेलियर टू मीट वन चैलेंज प्रिडिक्ट फेलियर इन अदर स्टेजेस। कह रहा है कि ये क्लियरिफाई उसने नहीं किया था कि अगर एक चैलेंज जैसे फर्स्ट वाली में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का चैलेंज था तो जो सेकंड वाली स्टेज है अगर वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का चैलेंज को वो फेस करने में नाकाम हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी स्टेज में भी वो तीसरी स्टेज में भी वो नाकाम ही होगा। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर बच्चा एक स्टेज में जो बच्चा है एक स्टेज में वो सक्सेसफुल हो जाता है या वो नहीं फेस कर सकता तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेकंड स्टेज में भी वो ही पैटर्न रिपीट होगा। डू अदर कल्चर शेयर एरिक्सन डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। फिर उसने ये क्वेश्चन किया है कि क्या सारे कल्चर जो दुनिया में पाए जाते हैं वो एरिक्सन की सेम डेफिनेशंस को शेयर करते हैं। कि एरिक्सन ने जो सक्सेसफुल लाइफ की डेफिनेशन दी है ज़रूरी नहीं है कि वो हर कल्चर में सक्सेसफुल लाइफ की डेफिनेशन यही हो। ये इस पे क्रिटिक किया गया था। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट से मुराद होते हैं हमारे इसको उर्दू में कहते हैं मददगार या ऐसे अवामिल जो मदद देते हैं। मतलब मैंने आपको स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें इंसान बोलना सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना फिरना दौड़ना सीखता है। तो ये सिखाता कौन है, ये अब हमें एजेंट्स बताएंगे। सबसे पहले है फैमिली, सेकंड वाला है स्कूल, थर्ड वाला पीयर ग्रुप और लास्ट वाला है मैस मीडिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे फैमिली सोशलाइजेशन करती है, स्कूल का क्या रोल होता है, पीयर ग्रुप कैसे सोशलाइजेशन करता है और मैस मीडिया का क्या रोल होता है सोशलाइजेशन में। अब जी फर्स्ट वाला है फैमिली, मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट। फर्स्ट वाला तो ये फैक्टर है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे फर्स्ट वाला जो इंटरेक्शन होता है वो बच्चे का अपनी फैमिली के साथ होता है। बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, अपनी फैमिली में रहता है। A loving family produces a happy, well adjusted child। कह रहा है कि एक जो प्यार करने वाली फैमिली होती है वो एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा इंसान प्रोड्यूस करती है जो कि वेल एडजस्टेड होता है। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है पेरेंटल अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो माँ बाप की जो केयर है, जो माँ बाप की तवज्जो है वो आपकी सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ही बच्चे बचपन में रोल मॉडल ले लेते हैं अपने माँ बाप को, इसलिए कहते हैं कि माँ बाप के जो एक्शन होते हैं वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं। इसलिए माँ बाप को बच्चों के सामने सोच समझ के बात करनी चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने एज इट इज़ उन्हें ही फॉलो करना होता है। बॉन्डिंग एंड इंकरेजमेंट, कि जो बच्चों का रिश्ता है घर वालों के साथ वो मजबूत हो। बहन के साथ है तो वो बहन के साथ रिश्ता मजबूत हो, माँ के साथ है तो भी रिश्ता मजबूत हो। और उसको बच्चे को हर स्टेज के लिए इनकरेज किया जाए। मतलब अगर बच्चा मदरसे में जा रहा है तो फैमिली इनकरेज करे कि उसे सपोर्ट करे, अगर वो स्कूल जा रहा है तो भी उसे इनकरेज किया जाए। नेक्स्ट है हाउस होल्ड इन्वायरमेंट, मतलब अपने घर का माहौल। घर का माहौल क्या होता है कि बच्चा घर में देखे कि मेरे माँ बाप बहन भाई कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कैसे एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा घर का इन्वायरमेंट होगा वो वैसे ही उसकी सोशलाइजेशन होगी। स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट, फिर वो कह रहा है कि जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट को। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर में कोई टेंशन चल रही है, कुछ डिस्टरबेंस है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी पे उसका बहुत खासा इफेक्ट होगा। वो जिंदगी की हर स्टेज में नज़र आएगा सबको। नेक्स्ट है सोशल पोजीशन, कि जो फैमिली की सोशल पोजीशन है वो क्या है।
फैमिली की कास्ट क्या है, फैमिली की सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपकी इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड क्या है कि आप मिडिल एज से बिलोंग कर रहे हैं, आप एलीट क्लास से बिलोंग कर रहे हैं या आप पुअर क्लास से हैं। नेक्स्ट इसने सोशल पोजीशन का नीचे बताया हुआ है रेस। रेस पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बहुत मैटर करता है। रिलीजन कि जैसे हमारी बच्चियों फैमिली में अगर कोई मुसलमान है, ठीक है, तो मुसलमान हम ज़्यादा, क्योंकि हमारा पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, तो इसलिए हमारे जो इस्लाम है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। एथनिसिटी, एथनिसिटी का मतलब होता है कल्चरल डिफरेंसेस जो लोगों के दरमियान होते हैं, और उसका स्टैंडर्ड क्या है, और आपकी क्लास क्या है, आपकी सोशल क्लास क्या है, आपकी इकोनॉमिकल क्लास क्या है। तो ये जो सारे अवामिल होते हैं, ये सारे मिलके फैमिली को सपोर्ट करते हैं कि बच्चे की कैसे सोशलाइजेशन करे। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो पहले अपने माँ बाप से सीखता है, अपने बहन भाई से सीखता है। तो इसलिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, क्योंकि बच्चे ने पहले जो भी सीखना होता है अपनी फैमिली से सीखना होता है। नेक्स्ट ये मैप में आपको दिखाया हुआ है racially mixed people across the United States. This map shows the country by country distribution of people who describe themselves as racially mixed in the 2000 census. How do you think growing up in area with a high level of racially mixed people such as Los Angeles, Mumbai would be different from growing up in an area few such people? यहाँ पे इसने रेस की बात की है। रेस मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे काला और गोरा, इन डिफरेंसेस को हम रेस का नाम देते हैं। तो पाकिस्तान में रेस का इतना बड़ा एजेंडा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ज़्यादा लोग हैं वो मुसलमान हैं, और इस्लाम ने कभी भी रेस को, कभी भी कलर को, कभी भी इन इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। तो ये ज़्यादा, ये जो रेस का एजेंडा है ये ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में है। इन्होंने रेस का इसलिए बताया है कि जो वाइट क्लास के लोग होते हैं, जो वाइट रेस के लोग होते हैं, उनके बच्चों की सोशलाइजेशन कैसे अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कम्युनिटी के। तो ये उन्हें बताया जा रहा है। अब वो उनकी क्यों सोशलाइजेशन अच्छी है, क्योंकि जो वाइट पीपल होते हैं वो बेसिकली एलीट क्लास होते हैं, वो अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, उनकी जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए ये रेस इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है स्कूल। जब बच्चा हमारे यहाँ थोड़ा सा 4 साल का बड़ा होता है या 5 साल का होता है, तो उसे फिर जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन होता है स्कूल, उधर भेज दिया जाता है, ताकि वो स्कूल से सीखे कि वो उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होनी है, कल्चर क्या है, कैसे मैंने उठना है, कैसे फैमिली के साथ बात करनी, कैसे अपने फ्रेंड्स बनाने हैं। ये सबसे पहले इसका जो फैक्टर है वो है एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। कैसे एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी करता है कि अगर बच्चा एक क्लास में गया, वन क्लास में गया, या नर्सरी या प्रेप में गया है, तो वहाँ पे उसका जो इंटरेक्शन होगा वो डिफरेंट बच्चों से होगा, जो डिफरेंट क्लास से आए होंगे, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होंगे। तो वो वहाँ पे जाके मुख्तलिफ तरह के लोगों को एक साथ एक जगह पे एक्सपीरियंस करेगा। रेशियल एंड जेंडर क्लस्टरिंग, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर भी जेंडर की बात की हुई है कि जैसे अगर आप किसी को एजुकेशन में पढ़ रहे हो, तो जो लड़कियाँ होंगी वो क्लास में एक साइड पे बैठेंगे, लड़के एक साइड पे बैठेंगे। तो वो बच्चा फिर जब वन क्लास में जाएगा, अगर को एजुकेशन है, तो वहाँ पे वो जेंडर क्लस्टरिंग को एक्सपीरियंस करेगा। हिडन करिकुलम, के स्कूल का जो करिकुलम होता है कुछ ऐसा होता है जो उसे नहीं पता होता, जो उसने अगली क्लास में सीखना होता है। तो वो जो स्कूल होता है वो उसको कुछ ऐसा भी सिखा रहा होता है जो उसके करिकुलम में इंक्लूड नहीं हो रहा होता। जैसे बड़ों का अदब करना है, कुछ हमारी बहुत सी ऐसी नॉर्म्स होती हैं जो बुक्स में हमें नहीं प्रोवाइड की जाती, लेकिन जो स्कूल होता है वो हमारे अंदर सोशलाइज कर रहा होता है। इनफॉर्मल कवर्ड्स लेसन, इनफॉर्मल का मतलब होता है कुछ ऐसे लेसन होते हैं जो फॉर्मल नहीं होते, जिसमें जो आपका निसाब है उसके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा होता, बल्कि हट के पढ़ाया जा रहा होता है। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको दी जा रही होती हैं, कुछ उन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जा रहा होता है जो आपके निसाब का हिस्सा नहीं होती, और आपको कवर्ड लेसन्स दिए जा रहे होते हैं जो आपके सिलेबस से बिल्कुल आउटवर्ड होते हैं। फर्स्ट, ब्यूरोक्रेसी।
नेक्स्ट ये आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, कैसे ये सबको इक्वल राइट्स देती है, कि पावर में सबके पास कैसे इक्वल राइट होता है, हर कोई कैसे अपनी ओपिनियन दे सकता है। जैसे क्लास में टीचर एक क्वेश्चन पूछती हैं तो टीचर यही कहती हैं कि सब बच्चों के पास इक्वल चांस है कि वो हाथ खड़ा करें और जिसको आंसर आता है। तो वहाँ पे वो बच्चा ब्यूरोक्रेसी को एक्सपीरियंस करता है कि कैसे हर एक के पास इक्वल पावर होती है कि वो जवाब दे सकता है। वो रूल्स को एक्सपीरियंस करता है, अपने स्केजुअल को एक्सपीरियंस करता है कि मेरी क्लास कौन कौन सी किस किस दिन पे होगी। नेक्स्ट है जेंडर सोशलाइजेशन बिगन्स। यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके जेंडर की सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। मतलब इससे मुराद ये है कि कैसे आपने लड़कियों से एहतराम से बात करनी है, लड़कियों का एहतराम करना है, उनको इम्पोर्टेंस देनी है। यहाँ पे आपको जेंडर के जो एक खास रोल्स होते हैं उनका पता चल जाता है, आपकी जेंडर सोशलाइजेशन हो जाती है। फ्रॉम ग्रेड स्कूल थ्रू कॉलेज, जेंडर लिंक्ड एक्टिविटीज एंड इनकाउंटर्ड। कह रहा है कि यहाँ से क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती हैं जो स्पेसिफिक जेंडर के साथ लिंक कर दी जाती हैं, स्पेसिफाई कर दी जाती हैं। जैसे जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेलेंगी और जो लड़की हैं वो कुछ ऐसा खेलेंगी जो लड़कियां इंडोर में खेलती हैं। मतलब या तो वो लूडो खेलेंगी या कुछ और ऐसा खेलेंगी जो लड़कियों के खेल होते हैं। तो ये जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्पोर्ट्स हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ये सारी जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो स्पेसिफिक जेंडर के साथ लिंक हो जाती हैं। तो यहाँ से इंसान की जेंडर सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है पेयर ग्रुप। पेयर ग्रुप फर्स्ट तो ये होता है कि अ सोशल ग्रुप हुज मेंबर हैव इंटरेस्ट, सोशल पोजीशन एंड एज इन कॉमन। अब जैसे आपकी क्लास आई है BS सेमेस्टर 1 की, तो आप में से जो ज़्यादा लोग हैं उनके इंटरेस्ट सेम होंगे। मतलब अगर ज़्यादा आप लोग हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट या तो क्रिकेट में होगा, या आप एक ही तरह की मूवीज़ देखेंगे, या आप एक ही तरह के खेल खेलने की कोशिश करेंगे। सोशल पोजीशन, आपकी सोशल पोजीशन है वो एक ही होगी कि आप स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और आपकी सोशल पोजीशन मिलती जुलती होगी और एज आपकी कॉमन होगी। ये तीन फैक्टर्स हैं, एक तो इंटरेस्ट, दूसरा सोशल पोजीशन और एज। ऐसा ग्रुप जिनके मेंबर्स की एज, सोशल पोजीशन और इंटरेस्ट कॉमन होता है, एक जैसा होता है, उनको पीयर ग्रुप कहते हैं। डेवलपिंग सेंस ऑफ सेल्फ दैट गोज बिहाइंड द फैमिली। कह रहा है ये हमें ऐसा सेंस ऑफ सेल्फ क्रिएट करने की कोशिश करता है जो कि फैमिली क्रिएट नहीं करती। यंग एंड ओल्ड एटीट्यूड्स एंड दी जनरेशन गैप। यहाँ पे क्या होता है कि यंग और जवान और बूढ़े के एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम आजकल कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें समझ नहीं सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं जब तक बच्चा अपने आगे किताब नहीं खोलेगा वो पढ़ नहीं रहा। जब तक बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसको यही समझा जाएगा कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। हालांकि वो मोबाइल पे, अब हमारे पास हज़ारों बुक्स होती हैं जो ऑनलाइन होती हैं, हम अपने लेक्चर ऑनलाइन ले रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे घर में बूढ़े होते हैं वो इस बात को नहीं समझते। वो यही कहते हैं अगर बच्चा मोबाइल ले रहा है तो वो खेल रहा होगा। तो ये जो जनरेशन गैप है, इंसान इस एज में जाके या पेयर ग्रुप में जाके उसको एक्सपीरियंस करने लग जाता है। पेयर्स ऑफन गवर्न शॉर्ट टर्म गोल्स वाइल पेरेंट्स इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म प्लान्स। कह रहा है कि जो पेयर ग्रुप के बच्चे होते हैं, जैसे आपकी क्लास, आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स होती हैं, मतलब आपकी छोटी छोटी गोल होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप तो आपकी ये गोल होगी बेसिकली कि हमने क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट, पहले तो आप मिड में अच्छे मार्क्स लोगे, फिर क्विज और प्रेजेंटेशन में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, फिर आपके उसमें फाइनल टर्म में अच्छे आ जाए, सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे फिर उसकी गोल बन जाएगी, थर्ड में जाएंगे उसकी गोल बन जाएगी। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर लिया होता है, वो इतनी शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाते, उनकी जो गोल्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ऐसी सोशलाइजेशन होती है जिसमें हम किसी बच्चे को, किसी अडल्ट को खास सोशलाइजेशन दे रहे होते हैं ताकि वो खास किस्म की जॉब या खास किस्म की सोशल पोजीशन अचीव कर सके। प्रैक्टिस वर्किंग टूवर्ड गेनिंग डिजायर्ड पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी के लोग हैं, उनकी जो सोशलाइजेशन होती है वो ऐसे की जाती है कि वो कैप्टन या चीफ या कुछ ऐसा पोजीशन ले सकें आर्मी के अंदर ही। या फिर देखें लड़कियों की सोशलाइजेशन ऐसी की जाती है कि वो अपने घर को संभाल सके
और लड़कों की सोशलाइजेशन ऐसे की जाती है कि वो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये जो हर एक की जिम्मेदारी होती है उसके मुताबिक ही सोशलाइजेशन दी जाती है। नेक्स्ट है मैस मीडिया। मैस मीडिया क्या होता है? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन एम्ड एट अ वास्ट ऑडियंस। हमारा इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है एक बड़ी ऑडियंस के साथ। हमें नहीं ये पता होता कि कौन कौन हमें देख रहा है और कैसे हमें देख रहा है। टेलीविजन इन द यूनाइटेड स्टेट 98% ऑफ हाउस होल्ड हैव एटलीस्ट वन टीवी। वो बता रहा है कि 98% जो लोग थे उनके पास एक टीवी था। 2/3 ऑफ हाउस होल्ड हैव केबल सेटेलाइट्स, कि जो 2/3 घर आने थे वहाँ पे केबल अवेलेबल था। आवर्स ऑफ व्यूइंग टेलीविज़न, ये इसने टीवी देखने की आपको टाइम बताया हुआ है कि जो एवरेज लोग थे वो 7 घंटे देखते थे एक दिन में। जो आधे से ज़्यादा लोग थे वो फ्री टाइम थे, और जो चिल्ड्रन थे वो इतने 5.5 आवर दे रहे थे एक दिन में। टेलीविज़न, वीडियो टेप्स और वीडियो गेम्स, जो ज़्यादा लोग थे वो इन तीन मैस मीडिया के जो बेसिक सोर्सेज हैं उन पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब बच्चा मैस मीडिया से कैसे सोशलाइजेशन लेता है? जैसे आजकल हमारी फैमिलियों में छोटे बच्चों को मोबाइल के साथ टाइम अपना स्पेंड करने का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि अगर बच्चा रो रहा है और माँ खाना बना रही है तो माँ उसको हाथ में मोबाइल दे देती है ताकि वो माँ को तंग ना करे। अब बच्चा उस मोबाइल पे क्या देख रहा है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसी काम को फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप हैं वो देखें कि जो हम बच्चे को दे रहे हैं मोबाइल, तो वो बच्चे क्या देख रहे हैं। अगर वो इस्लामिक स्टोरीज देख रहे हैं या इस्लाम का कुछ देख रहे हैं तो उसका उन पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा। जैसे अभी हमारे बच्चे ज़्यादातर जो हैं, पाकिस्तान में तो कार्टून इतने ज़्यादा जो सोर्सेज हैं वो बनाते नहीं हैं, तो फिर बच्चे क्या होते हैं वो ज़्यादा इंडिया के जो कार्टून्स हैं वो देखते हैं। तो वो भीम, शिवा, ये जो सारे कार्टून्स होते हैं बच्चे इन्हीं की बोली अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं बच्चों को जो उन्होंने वीडियो में देखा होता है अपनी पर्सनल लाइफ में कॉपी करते हैं। तो ऐसे ये जो मैस मीडिया होता है ये सोशलाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इसमें फिगर दिखाया हुआ है, टेलीविज़न ओनरशिप इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, के टेलीविज़न कितना पॉपुलर था। जापान में इसने बताया है कि कितना पॉपुलर था। कनाडा में बताया हुआ, यूनाइटेड स्टेट में, मैक्सिको में, चाइना में, पाकिस्तान में, नाइजीरिया में। अब ये आप देखेंगे जितना ज़्यादा एडवांस कंट्री होगा वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा इन चीज़ों को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसकी क्या वजह होती है कि वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, लोगों के पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपने आप को इंटरटेन करने के लिए ऐसे रिसोर्सेज पे पैसे लगा सकें। और जो नाइजीरिया और पाकिस्तान है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं, इसमें लोगों के पास जब पैसे ही नहीं होंगे तो वो अपनी रोटी के लिए पैसे पूरे करेंगे या फिर अपने आप को इंटरटेन करने के लिए टीवी, वीसीआर या वीडियो गेम्स कुछ ऐसा खरीदेंगे। तो ये जो बेसिकली मैस मीडिया का जो सोशलाइजेशन में रोल है वो ज़्यादातर अमीर लोगों में या जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो हायर कंट्रीज़ हैं, उन पे ज़्यादा असर होता है एज़ कम्पेयर टू उन कंट्रीज़ में जो अभी अंडर डेवलप हैं या डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म अबाउट प्रोग्रामिंग। इसमें बताया हुआ है कि क्रिटिसिज्म क्या किया गया था मैस मीडिया पे। सम लिबरल कंसर्न्स अबाउट रेस एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन, कि जो लिबरल था वो क्या करने लग गए थे, रेस और जेंडर इनइक्वालिटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गए थे, क्योंकि हम उस उधर से मैस मीडिया से ज़्यादा यही सीख रहे थे कि किसी स्पेसिफिक रेस को या जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। Some conservative concern about advancing liberal causes politically correct। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि कुछ खास कॉजेस थे कि इनको क्यों इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि जो वायलेंस था वो भी मैस मीडिया पे ज़्यादा दिखाया जाता था। 1998 के सर्वे में इन्होंने बताया हुआ है 2/3 of टीवी प्रोग्रामिंग contains violence, characters show on remorse and are not punished, remorse on and not punished, sorry।
इसमें ये बताया हुआ है कि जो 1998 का सर्वे किया गया था उसमें जो ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया था, अगर बच्चों को वायलेंस दिखाया जाए तो ऑब्वियसली वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी वही काम करने की कोशिश करते हैं। In 1997 the television industry adopted a rating system कि जो 1997 था इसमें रेटिंग सिस्टम आ गया था कि किस ड्रामे को किस प्रोग्राम को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा रेट मिल रहा है। ये रेटिंग 1997 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन एंड लाइफ कोर्स। ईच स्टेज ऑफ लाइफ इज लिंक टू दी बायोलॉजिकल प्रोसेस। कह रहा है जो ज़िंदगी की हर स्टेज होती है उसमें हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है उसके हाथ पाँव बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जब बच्चा जवान होता है तो उसकी बहुत सी बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। सोसाइटीज ऑर्गेनाइज दी लाइफ कोर्स बाय एज। कह रहा है जो सोसाइटी होती है वो लाइफ कोर्स को ऑर्गेनाइज करती है, डेवलप करती है एज के हिसाब से। अदर फैक्टर शेप लाइफ रेस क्लास एथनिसिटी एंड जेंडर। कह रहा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो है रेस क्लास एथनिसिटी एंड जेंडर। स्टेजेस प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड ट्रांजिशन दैट इन्वॉल्व लर्निंग। कह रहा है हर स्टेजेस में इंसान को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफरेंट डिफिकल्टीज होती हैं जो कि उसकी लर्निंग में इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है इसने ग्लोबल मैप में दिखाया हुआ है कि चाइल्ड लेबर इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि कैसे जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पे चाइल्ड लेबर कैसे सिचुएशन डिफरेंट है। इसने बताया हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सटेंड चाइल्डहुड एंड डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम वर्क एंड अदर एक्टिविटीज। इसमें अगर आप के डिफरेंट कंट्रीज में कैसे डिफरेंट फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं चाइल्ड लेबर का। फॉर एग्जांपल अभी यूरोप की हम एग्जांपल लेते हैं, यूरोप और पाकिस्तान के एग्जांपल लेते हैं। यूरोप में चाइल्ड लेबर इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यूरोप एक डेवलप्ड कंट्री है और पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है। पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर गरीब होते हैं और डेवलप्ड जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर यूरोप में होते हैं। जब लोग डेवलप्ड होते हैं तो उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, उनके पास जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इसके जो सिचुएशन होती है इसके उलट होती है और लोगों को अपनी रोटी और खुराक और दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बच्चों को भी काम में लाना पड़ता है ताकि वो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें बल्कि इंडिपेंडेंटली अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट ये लाइफ कोर्स बताया हुआ है कि जो चाइल्डहुड है ये बर्थ से लेके 12 ईयर्स तक का होता है। द हरिड चाइल्ड अडोलसेंस टीनेज में इंक्लूड होता है। Trolimal attributes to cultural inconsistencies। अडल्टहुड में क्या होता है, अर्ली अडल्टहुड में 20 to 40 होता है और जिसमें कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज होती हैं। और मिडल जो अडल्टहुड होता है वो 40 to 60 ईयर्स होता है और इसमें बेसिकली जो हम कंसर्न जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हेल्थ पे होता है, करियर पे होता है और फैमिली पे। ओल्ड एज जो होती है वो 60 से आगे तक जाती है। इसमें हमारा ज़्यादातर इंटरेस्ट होता है मोर सीनियर्स देन टीनेजर्स। हम ज़्यादातर सीनियर्स की तरफ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जवान लोगों के। लेस एंटी एल्डरली बायस, के हम ज़्यादा बायस नहीं होते, हम ज़्यादा जो एल्डरली बायस होता है उसकी तरफ नहीं जाते हैं। रोल एग्जिस्टिंग, के इंसान इस स्टेज पे रोल्स को ख़त्म करता रहता है। जैसे 60 ईयर्स में जब इंसान जाता है तो वो रिटायरमेंट ले लेता है, घर में आराम करने लग जाता है। अगर गवर्नमेंट मुलाजिम है तो पेंशन वगैरह मिलने लग जाएगी, तो इसी तरह उसके रोल्स कम होते जाते हैं। नेक्स्ट है डेंग। 85% ऑफ अमेरिकन डाई आफ्टर एज 55। जो अमेरिका में एवरेज एज है हर इंसान की वो 55 है। एल्सविथ रोज स्टेजेस ऑफ डेंग। इसने स्टेजेस बताई हैं डेथ एंड डेंग की। सबसे पहले डेनियल है, नेक्स्ट पे एंगर है, निगोशिएशन है, रेजिग्नेशन है और लास्ट पे एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट ये टोटल इंस्टीट्यूशंस are setting in which people are isolated from the rest of society and manipulated by an administrative staff। टोटल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जिसमें इंसान बहुत तन्हाई महसूस करता है बाकी सोसाइटी की निस्बत। इंसान बाकी सोसाइटी से बाकी माशरे से कट जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के ज़रिए चलाने की कोशिश की जाती है। गोफमैन ने इसके बारे में क्या कहा था, स्टाफ सुपरवाइजेस आर डेली लाइफ एक्टिविटीज़।
कि जो स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, वो हमारी ज़िंदगी की डेली एक्टिविटीज़ को चला रहा होता है। इन्वायरमेंट इज स्टैंडर्डाइज, जो इन्वायरमेंट होता है हमारी ज़िंदगी का और हमारे घरों का, वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है। फॉर्मल रूल्स होती हैं और डेली का हमारा स्केड्यूल होता है जिसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इसमें रीसोशलाइजेशन, लास्ट इसका ये कॉन्सेप्ट है। रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है कि हम इंसान की जो कुछ उसने सीखा हुआ है कि कैसे वो उठेगा बैठेगा, उसको दोबारा बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। एफर्ट्स टू रेडिकली चेंज एंड इनमेट्स पर्सनैलिटी बाय केयरफुली कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट। कह रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत एहतियात के साथ चेंज करने की कोशिश करते हैं और इसमें हम इन्वायरमेंट को बहुत एहतियात से कंट्रोल कर लेते हैं। स्टाफ ब्रेक्स डाउन आइडेंटिटी। गोफमैन ने इसके बारे में क्या कहा था? एब्सेंटमेंट्स, डिग्रेशन, ह्यूमिलिएशन एंड प्रोफेनेशन ऑफ सेल्फ। कह रहा है कि रिसोशलाइजेशन में जो होता है वो ज़्यादातर इंसान उकताहट महसूस करता है, उसे शर्म आती है और वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता। स्टाफ रीबिल्ड पर्सनैलिटी यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। कह रहा है जो स्टाफ होता है वो रीबिल्ड करता है जो पर्सनैलिटी है उसकी ट्रेड्स को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, किसके ज़रिए? सज़ा या जज़ा के ज़रिए से। टोटल इंस्टीट्यूशन अफेक्ट पीपल इन डिफरेंट वेज। कह रहा है जो टोटल इंस्टीट्यूशन होता है वो इंसान की पर्सनैलिटी पे डिफरेंट तरीके से उस पर असर करता है। सम डेवलप एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पर्सनैलिटी। कह रहा है कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है, आर वी फ्री विद इन सोसाइटी, कि क्या हम सोसाइटी हमारे पे, हमारी पर्सनैलिटीज़ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं करती? क्या हम फ्री हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं? क्या मैं इतनी फ्री हूँ कि मैं किसी टाइम भी अगर मैं चाहती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ? सोसाइटी शेप्स हाउ वी थिंक फील एंड एक्ट। कह रहा है जो हमारी सोसाइटी, जो हमारा माशरा होता है, वो ये डिसाइड करता है कि हम कैसे सोचेंगे, कैसे हम फील करेंगे और कैसे हम एक्ट करेंगे। इन दिस इज सो, देन इन व्हाट सेंस आर वी फ्री। कह रहा है अगर ऐसा ही है तो हम किस तरह फ्री हैं? हम इस तरह फ्री हैं कि सोसाइटी ने कुछ लिमिटेशंस रख दी हैं सोसाइटी में रहने की। जैसे हमारी सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी है, तो हमारी लिमिटेशंस पाकिस्तानी सोसाइटी में रहने की ये है कि हम इस्लाम को रूल्स को फॉलो करेंगे, हम अल्लाह को एक मानेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेंगे। ये हमारी ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जिनके साथ हम सोसाइटी में रहते हैं। Margaret Mead never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. कह रहा है जो मीड का ख्याल था वो ये था कि अगर कम लोग हैं, स्मॉल ग्रुप है, वो सोसाइटी को जल्दी तेज़ी से चेंज कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा लोगों के बिग सोसाइटी।